जय हिंद स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर से वो केमिकल बॉन्डिंग वाली टॉपिक जिसको इसके पहले हमने बताया था, और आप फिर से अब इसको जो है उसके बारे में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीन टाइप के होते हैं। आज स्पेशली केवल ओनली वन टॉपिक पर हम बताएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं, या उनके अंदर की जितनी भी डिटेल चीजें रहती हैं आपके आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड में जहां तक भी उसके बारे में दिए गए हैं, या आपके कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग नीट में, आदर में जहां तक उसके बारे में डिटेल रहता है टोटल आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग ये टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और चलिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखिए डिफिनीशन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बने बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बने बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। तो वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, ट्रांसफरिंग होता कैसे है ये समझना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे होगा ये। तो इसमें एग्जांपल में हमने लिया है NaCl को, सोडियम क्लोराइड, आप जानते होंगे कॉमन साल्ट को, नमक को बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला ये है, और नमक का केमिकल नेम जो होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये आपके सामने है। अब इसको हम चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा इसमें। देखिए सोडियम जो होता है आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो होगा 281 अकॉर्डिंग टू बोरबरी प्रिंसिपल। तो 281 सबसे बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। तो अब यहां पर दूसरा है, कौन सा है, क्लोरीन है जिसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका 17 होता है, 2, 8 और 7, 2, 8, 7। इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, देखिए एक नियम होता है अष्टक नियम, ध्यान दीजिएगा, अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। ये नियम क्या होता है, ये नियम है कि प्रत्येक तत्व इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ग्रहण करके अथवा साझा करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ग्रहण करके अथवा साझा करके अपने अष्टक की पूर्ति करता है अथवा अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करता है। इस नियम को अष्टक नियम कहते हैं। अब इसमें आगे आप देखोगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, इसका अपवाद है, बोरान है, इसका अपवाद है, फास्फोरस है, इसका अपवाद भी प्रदर्शित करता है, नहीं करता है। फिलहाल अष्टक नियम में मतलब बाहरी कोष में मैक्सिमम आपके ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि अष्टक नियम का पालन करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड किस तरीके से अष्टक नियम का पालन के आधार पर ये चीजें जो है बनी हुई हैं। तो फिलहाल अष्टक नियम में आप सिंपली समझ सकते हो कि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अष्टक माने बाहरी कोष में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ये आपको समझना है। अब देखिए 8 होगा कैसे, सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये त्याग दे 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये त्याग दे 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहरी कोष में कितना बचेगा, 8 बचेगा। अगर ये ग्रहण कर ले, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 8। ओके, तो त्यागने पर और ग्रहण करने पर, देखिए जब कोई त्यागता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेशित हो जाता है, और जब कोई ग्रहण करता है तो ऋणावेशित हो जाता है। त्यागने पर धनावेशित, ग्रहण करने पर ऋणावेशित। अब आपको कमेंट में हमको लिख करके बताना है, ठीक है, या इसका आप देखिए कि आखिर कैसे सोडियम ने जो है, क्या ऐसा हुआ कि धनावेशित हो जाएगा, क्या ऐसा हुआ कि ऋणावेशित हो गया, ये हमको कमेंट में लिख करके आपको भेजना है। फिलहाल हम इसको आगे चलते हैं। और देखिए तो इसमें जो है सोडियम क्लोराइड का हम देख रहे हैं। तो सोडियम के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है आपके, सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमने बनाया है क्रॉस ऑफ पॉइंट से, ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, त्याग दिया। तो ठीक है, अब बना क्या, Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस, और अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो संरचना हमने बनाया है इसे बोला जाता है लुई बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना।
इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया कि ट्रांसफरिंग हो रहा है, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, देने वाला धनी लेने वाला ऋणी, देने वाला धनी लेने वाला ऋणी, इस तरीके से बन गया। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। ये पहला एग्जांपल था आपका, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लीजिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कलीय चूना, पुताई वाला चूना, इस तरीके से इसके नाम से जाने जाते हैं ये। फिलहाल इसमें कैल्शियम का हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2882। और ऑक्सीजन जिसके एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6। इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब देखिए अष्टक नियम, प्रत्येक तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके ग्रहण करके अथवा साझा करके अपने अष्टक की पूर्ति करता है अथवा अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करता है। तो इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास कितना बचेगा? 8। अगर इसने 2 ग्रहण कर लिया, इसने 2 त्याग दिया तो इसके पास कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसने 2 ग्रहण कर लिया तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है एकदम। तो अब इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किस तरीके से, देखिए Ca है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 6 बना हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है आ गए। और अब कैल्शियम के ऊपर डबल प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर डबल माइनस, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। ये कौन सी संरचना है? इसे बोलते हैं हम लुई बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ऐसे तमाम एग्जांपल्स आपको मिलेंगे और आप इसको जो है इसी तरीके से बनाएंगे। लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन आपके बना है कि किन तत्वों का बनेगा, किन तत्वों का नहीं बनेगा ना। तो अब हम एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ। अगर ये पॉइंट आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये क्लियर रहेगा कि ये जो यौगिक हमको मिला हुआ है, जो यौगिक भी हमको मिला हुआ है, वो यौगिक में वैद्युत संयोजी बंध के आधार पर बनेगा, सहसंयोजी बनेगा कि उपसहसंयोजी बनेगा, जो भी बनेगा वो आपको क्लियर रहेगा। तो देखिए ये जो बनता है किसके बीच बनता है? मेटल प्लस नॉन मेटल, ध्यान दीजिएगा, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच बनता है। कौन सा? वैद्युत संयोजी बंध। तो ये देखिए सोडियम क्या है? धातु। क्लोरीन क्या है? धातु। कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। इस तरीके से धातु अधातु जब मिलेगा तो कौन सा बंध बनेगा? वैद्युत संयोजी बंध। अब इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें वैद्युत संयोजी बंध होगा, सहसंयोजी होगा कि उपसहसंयोजी होगा। इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो। तो आपने डिफिनेशन देख लिया, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लिया और निर्माण कैसे होता है ये देख लिया। अब देखिए, अब इसके आगे वाले पॉइंट में, क्योंकि हम इसके डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं ना, तो अब हम देखते हैं कि जो यौगिक रहेगा भाई, NaCl, CaO या और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो ये जो आपके एग्जाम्पल मिल रहे हैं, इन यौगिकों का कोई और नाम हो सकता है? या हम ये कहें कि क्या इसके जो आपने ये पढ़ा अभी वैद्युत संयोजी बंध, क्या इस बंध का कोई और भी अदर नेम हो सकता है? आप अपने हिसाब से सोचिए, क्या इसका कोई अदर नेम हो सकता है? तो इसके देखिए जो भी नाम पढ़ते हैं उसके कुछ न कुछ गुणों के आधार पर पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिए। तो इसके एक नाम तो ये हो गया वैद्युत संयोजी बंध, दूसरा नाम है आयनिक बंध और तीसरा नाम है ध्रुवी बंध। ओके, और इन तीनों का कोई न कोई कारण है जिसके आधार पर ये नाम रखे गए हैं। इन तीनों के नाम पर इनके यौगिकों के भी नाम इस तरीके से हैं। तो देखते हैं पहले इनके, ये वैद्युत संयोजी बंध है, इसका कौन कौन सा नाम है। तो देखिए एक नाम है आपका जो आपने लिखा हुआ है वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। ओके, दूसरा नाम जो है आयनिक बंध, तीसरा नाम क्या है? ध्रुवी बंध। अब इन तीनों का तो नाम हो गया, तो आखिर क्यों नाम पड़ गया ऐसा? देखिए वैद्युत संयोजी कब बन गया? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए इसको बोल दिया वैद्युत संयोजी बंध। अच्छा, ये जो बंध बन रहा है, जुड़ाव हो रहा है, वो किसके बीच बन रहा है? आयनों के बीच बन रहा है।
एक धनायन है, दूसरा ऋणायन है, इसलिए उसका नाम कौन सा बन गया? आयनिक बंध। और ये बना क्या? एक प्लस है, दूसरा माइनस है। दो ध्रुवों में क्या हुआ? बटा हुआ, एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तो ध्रुवों में बटने के कारण इनका नाम क्या है? ध्रुवी बंध। इस तरीके से इनके क्या हो गए? नाम हो गए। अब देखिए, अब बंध तो हो गया हमको, लेकिन इन यौगिकों का जो हमने देखा था एग्जाम्पल के तौर पर कि NaCl, CaO, MgCl2, क्योंकि धातु अधातु होना चाहिए, तो ये जो है हमारे, इन यौगिकों का क्या कोई नाम हो सकता है? तो हाँ, इन यौगिकों का, इनके यौगिकों के भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके यौगिकों के भी 3 नाम। कौन कौन सा? देखिए, वैद्युत संयोजी बंध है ना, तो वैद्युत संयोजी यौगिक एक नाम है, वैद्युत संयोजी यौगिक। आयनिक बंध है ना, आयनिक यौगिक भी नाम है इसका, आयनिक यौगिक, इसके यौगिक के नाम आयनिक यौगिक है। ध्रुवी बंध, ध्रुवी बंध है तो उसका जो है ध्रुवी यौगिक भी कहा जाता है। अब आपको डिफिनीशन अगर हमें दे दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैद्युत संयोजी यौगिक, आयनिक यौगिक और ध्रुवी यौगिक का। तो वैद्युत संयोजी यौगिक देखिए, वे यौगिक जिनमें वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है, ध्रुवी बंध पाया जाता है, उन्हें वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इन्हें आयनिक यौगिक या ध्रुवी यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरीके से जैसे वैद्युत संयोजी बंध को आयनिक बंध और ध्रुवी बंध के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, ये आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इसमें होता है, इसलिए वैद्युत संयोजी कहा गया। आयनों के बीच बंध है, इसलिए आयनिक बंध हुआ। धनावेश और ऋणावेश होता है, तो ध्रुवों में बटे रहते हैं, इसलिए ध्रुवी बंध हो गया। और उसी आधार से इनके यौगिकों के भी नाम हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है, उन्हें वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक और ध्रुवी यौगिक भी कहा जाता है। ठीक, आयनिक यौगिक और ध्रुवी यौगिक भी कहा जाता है। तो अब ये चीज तो हो गया, कहा जाता है। अब हमको ये जानना है कि ये जो यौगिक हैं, कौन कौन से यौगिक हैं, ये तो पता चल गया भाई, एक धातु होगा, दूसरा धातु होगा, इसको हम पहचान लेंगे। लेकिन अब क्या इसके कोई और भी कैरेक्टर्स, इनके जो यौगिक हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे ना? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर हम देख रहे हैं। तो कौन कौन से इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे वैद्युत संयोजी बंध के? तो आप जो चीजें पढ़े हैं, जो डिफिनीशन होता है ना, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर तो वही हो जाता है ना, विशेष गुण, विशेष लक्षण, यही चीज आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जो यौगिक हैं, यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये से यौगिक के बारे में। ठीक है, ये जो यौगिक होते हैं, इनका निर्माण, पहला पॉइंट, निर्माण। इनका निर्माण कैसे हुआ है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा। ओके, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। तो पहला कैरेक्टर हो गया आपका, इनका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में इनकी प्रकृति देखी जाए, नेचर क्या होता है? पहला तो फॉर्मेशन हो गया, इनका फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, ट्रांसफरिंग द्वारा होता है। नेचर क्या होता है? देखिए, नेचर इसका जो है, ये प्लस माइनस में बंटने वाला है ना, तो इसका नेचर क्या होगा? ध्रुवी होगा। ये ध्रुवी प्रकृति के होते हैं। और क्या हो सकता है? और अगले पॉइंट में आप आइए, इसके विलेयता में। अब देखिए, विलेयता की जब बात आती है तो 2 पॉइंट आता है, जल और कार्बनिक यौगिक। जल और कार्बनिक यौगिक। और अब आप ये जान लीजिए, जल जो होता है, जल का सूत्र होता है H2O, H+ और OH- में बटा होता है। तो अब ये जो यौगिक होता है, जल जो होता है, वह कौन सी प्रकृति का होता है? उसकी प्रकृति क्या होती है? उसकी प्रकृति होती है, ये उसे हम बोलते हैं ध्रुवी। ये ध्रुवी प्रकृति का होता है। कार्बनिक यौगिक जो कि कार्बन होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो ये होता है आपका अध्रुवी। कार्बनिक यौगिक किस प्रकृति का होगा? अध्रुवी। अब देखिए, अब आप गौर करिए,
कौन किस में घुलेगा? जो जिस प्रकृति का रहेगा उसमें वो घुल जाएगा, जो जिस प्रकृति का रहेगा उसी में घुल जाएगा ना। ठीक, तो आप इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं कि आपने एक वर्ड सुना होगा, खग ही जाने खग की भाषा ना। तो जो डकैत रहते हैं, तो वो जब डकैत के समूह में जाएंगे तो उनको ये क्लियर होगा, तो उनका तालमेल बैठेगा। और सीधा साधा बच्चा है, वो डकैतों के समूह में नहीं रह सकता है, वो सीधे साधे समूह में रहेगा। तो जिस नेचर का रहेगा वहां पर घुलना मिलना हो जाता है, वही घुलने मिलने को हम बोल रहे हैं विलेयता। अब आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे फिलहाल। तो ये अब इसकी प्रकृति क्या है? ये ध्रुवी है ना, क्या है? ध्रुवी, भाई ध्रुवी है ना। तो जल में क्या होता है? ये विलेय होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में अविलेय होता है। जल में क्या है? विलेय है, और कार्बनिक यौगिकों में अविलेय है। ठीक, अगला देखिए कैरेक्टर क्या होता है इसका। अगला कैरेक्टर हम देखते हैं तो गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। अच्छा, गलनांक क्वथनांक आपको बताते हैं। गलनांक ठोसों में, क्वथनांक द्रवों में। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उस पदार्थ का गलनांक कर जाता है। हर पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। हर पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग होता है। तो अब यहां पर गलनांक क्वथनांक की बात है, तो आपने ये पढ़ा कि ये प्लस है माइनस है, एक धातु है दूसरा धातु है। तो जब विपरीत आवेश होता है तो वहां पर आकर्षण ज्यादा होता है, और जब आकर्षण ज्यादा होगा तो उसको पिघलने में, उबलने में टाइम कम लगेगा। तो इसके गलनांक और क्वथनांक ना उसके इतनी मजबूती से बने रहते हैं कि उनको पिघलाना और उनको उबालना, ठीक है, कुछ ज्यादा ही एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? क्योंकि ये विपरीत आवेशित आयनों द्वारा मजबूती से बने होते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ओके, अब ये आपके क्या हो गए कि इसमें इनके यौगिकों के जो है इसके कैरेक्टर्स हो गए, आपने ये देख लिया। तो इनका निर्माण यौगिकों के कैरेक्टर में देखिए, स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर द्वारा बने होते हैं, ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जल में विलेय होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में अविलेय होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। तो इस तरीके से आपने इनके यौगिकों को, यानी वैद्युत संयोजी यौगिकों के कैरेक्टर्स को देख लिया ना। आपने कई पॉइंट पढ़ा इसमें। अब एक और वर्ड आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है वैद्युत संयोजकता। तो देखिए, संयोजकता क्या होता है? किसी तत्व का किसी दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। और हर कोई यौगिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर स्पेशली वैद्युत संयोजी यौगिक की बात हो रही है। तो वैद्युत संयोजी यौगिक जो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उसी को ही हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। एक टर्म यूज कर दिया गया इसके लिए, तो ये भी वर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये केमिकल बॉन्डिंग के पहले वाले पार्ट को, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको कंप्लीटली, यानी वैद्युत संयोजी बंध को, वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिकों का क्या कोई और अलग नाम होता है, वैद्युत संयोजी यौगिकों के कैरेक्टर्स क्या होंगे, वैद्युत संयोजकता क्या होगा, इन सभी टॉपिकों को आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। और इसमें इसका आप एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना करके आप इसको तैयार करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप तैयार करोगे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज यहीं तक, अगले टॉपिक में हम कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ाएंगे। ओके, जय हिंद।